या जो एड्रेनलिन रश होता है जब काम करते वक्त जो आता है, तो उसका मजा एक अपना अलग ही होता है। आईसीयू का नाम लेते ही लोग डर जाते हैं। आईसीयू शब्द का मतलब है इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी कि कोई ऐसी बीमारी है जिसके अंदर कि अगले कुछ घंटों में, अगले कुछ दिनों में पेशेंट की तबीयत और खराब हो सकती है या कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम उसको आ सकती है, एंटिसिपेशन होता है हमें, तो हम उसको आईसीयू में रखते हैं। रिलेटिव्स कहते हैं कि इसको तो आईसीयू की जरूरत नहीं थी लेकिन आईसीयू में रख रखा है। बीइंग अ फिजिशियन और बीइंग अ क्रिटिकल केयर फिजिशियन इज ऑल्सो एन आर्ट। इट इज नॉट ओनली अबाउट 2+2=4। पेशेंट एडमिट होगा कि नहीं होगा, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द क्लिनिशियन और द फिजिशियन हु इज लुकिंग एट द पेशेंट एंड ही टेक्स द डिसीजन। आईसीयू मतलब वेंटिलेटर, और आईसीयू में गया तो पेशेंट मरा, तो हर पेशेंट आईसीयू में वेंटिलेटर पे होगा ऐसा जरूरी नहीं है। जिस पेशेंट को एक बार वेंटिलेटर पर ले लिया उसके बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो हाँ, वेंटिलेटर पर लेने का मतलब ही यही है कि पेशेंट क्रिटिकल था इसलिए लिया। पेशेंट को एक्चुअली जरूरत है और हमें पता है कि देयर आर हाई चांसेस कि वो वेंटिलेटर पर लेने के बाद में कुछ दिनों में ठीक होकर निकल जाएगा। मरा हुआ पेशेंट लाए और फिर उसका 2 दिन तक इलाज चल रहा है, और जहाँ सरकार देती है वहाँ फ्री में होता है। अपनी गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स हैं तो उनका पेशेंट इलाज फ्री में चलता है। गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के पेशेंट जितने हमारे पास हैं सब फ्री में इलाज कराते हैं। तो किसी के मुंह में इतनी मोटी नलकी पड़ी है, उंगली जितनी मोटी, किसी के गले में जा रही है, दैट इज पेनफुल। सो टू अवॉइड दैट पेन हम पेशेंट को दर्द की दवा देते हैं जिसमें कि नींद भी आती है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इज द की। कई बार मुश्किल होता है ये कहना कि आपका मरीज नहीं बच पाएगा। चाइना में एजेंट हॉस्पिटल करके कोई खुला है विच इज फुली एआई पावर्ड, वहाँ पे एलएलएम टेक्निक से। आई रेड एन आर्टिकल अबाउट इट। हो सकता है मैं शायद लॉकडाउन कर रहा हूँ। कोविड तो एक हमारे लिए बहुत बड़ा टीचिंग एक्सपीरियंस रहा, वो जो 2-2.5 साल निकले। उस समय पे लोगों को पता लगा कि आईसीयू क्या होता है, इंटेंसिविस्ट क्या होता है, क्या डॉक्टरी तो दूर से हो नहीं सकती, आपको पेशेंट साइड रह के करना पड़ता था। आप गलत काम करोगे तो पुलिस से डरना अलग बात है, बट अगर आपको लगता है कि देयर इज सम एक्स हॉस्पिटल जो अच्छा नहीं है तो उसमें मत जाओ। ऑलवेज ट्रस्ट द डॉक्टर, ऑलवेज ट्रस्ट द सिस्टम, ऑलवेज ट्रस्ट द ट्रीटिंग टीम। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द क्यूरियस माइंड शो। यहाँ पर हम हमारे माइंड में होने वाली क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, जब किसी मरीज़ की हालत बहुत गंभीर हो जाती है, चाहे वो एक्सीडेंट की वजह से हो या इन्फेक्शन की वजह से हो या अन्य किसी कारण से, तब उस मरीज़ को बचाने की जिम्मेदारी जिस डॉक्टर की होती है उन डॉक्टर को कहते हैं क्रिटिकल केयर मेडिसिन के डॉक्टर, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट। आज हमारे शो पे आए हुए हैं डॉक्टर अंकित शुक्ला, जो कि क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट है। आज हम उनसे उनकी यात्रा और आईसीयू की दुनिया को करीब से समझेंगे, तो उनका वेलकम करते हैं। वेलकम सर, आप शो में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार श्री राम जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। तो सबसे पहले सर हम ये जानना चाहेंगे आपसे, आपने ये फील्ड ही क्यों चूज़ किया? कई सारी ब्रांचेस थी लेकिन आपको क्रिटिकल केयर इतना पसंद था क्या? एक्चुअली मेरे एमबीबीएस के बाद में मैंने अपनी एमडी करी है एनेस्थीसिया में, और एनेस्थीसिया करने के दौरान हम लोग की पोस्टिंग्स होती हैं जिसके अंदर हमें आईसीयू भी भेजा जाता है कुछ समय काम करने के लिए। तो जब मैं आईसीयू में गया और मैंने काम किया तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आईसीयू में काम करके मैं एक लार्जर पार्ट ऑफ सोसाइटी पे इम्पैक्ट डाल सकता हूँ और बहुत ज़्यादा लोगों की सेवा कम समय में कर सकता हूँ, क्योंकि उसके अंदर बहुत तरीके के मरीज आते हैं और बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित होते हैं जिनको कि हम ट्रीट कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि आईसीयू इज़ द थिंग फॉर मी। और जो आईसीयू में एक, जिसे कहते हैं अगर आम भाषा में भगदड़, या जो एड्रेनलिन रश होता है जब काम करते वक्त जो आता है, तो उसका मज़ा एक अपना अलग ही होता है। तो आई एन्जॉय इट। और जिस सिक पेशेंट से या जो बीमार मरीज है जिससे कई सारे डॉक्टर्स या लोग भागते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप ही देख लो, वही चीज़ करने में शायद मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं आईसीयू में आया। आईसीयू का नाम लेते ही लोग डर जाते हैं कि बहुत क्रिटिकल केयर चीज़ होती है ये। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है आईसीयू के अंदर? आईसीयू शब्द का मतलब है इंटेंसिव केयर यूनिट, और आईसीयू के 2 काम हैं। आईसीयू के अंदर जो पेशेंट आता है, पहला तो होता है कि उसका होता है ऑब्जर्वेशन, यानी कि कोई एक पेशेंट है जिसको किसी भी प्रकार की बीमारी है, तो इसके अंदर देखा जाता है कि पेशेंट के वाइटल्स, यानी कि जो उसका बीपी, पल्स, हार्ट रेट और कई सारे पैरामीटर सब मॉनिटर करते हैं। और अगर डॉक्टर को ऐसा लगता है कि या तो उसको कोई पहले से ही ऐसी बीमारी हो जिसमें कि निगरानी की आवश्यकता, या फिर हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि कोई ऐसी बीमारी है जिसके अंदर कि अगले कुछ घंटों में, अगले कुछ दिनों में पेशेंट की तबीयत और ख़राब हो सकती है या कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम उसको आ सकती हैं, एंटिसिपेशन होता है हमें, तो हम उसको आईसीयू में रखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ अ पेशेंट कमिंग टू आईसीयू इज़ ऑब्जर्वेशन, एंड सेकेंड पार्ट इज़ ट्रीटमेंट, यानी कि कई ऐसी इलाज पद्धतियाँ होती हैं जिनको कि हमें आईसीयू में रखकर ही देना पड़ता है, जैसे बीपी बढ़ाने की दवा चल रही है या वेंटिलेटर चल रहा है या डायलिसिस, कई बार सिक पेशेंट का डायलिसिस भी आईसीयू में करा जाता है। तो ऑब्जर्वेशन एंड ट्रीटमेंट ये दोनों पार्ट हैं, इन दोनों के लिए पेशेंट को आईसीयू में रखा जाता है। ये कौन डिसाइड करता है पेशेंट को आईसीयू शिफ्ट करने का कि ये पेशेंट आईसीयू के लायक है और ये लायक नहीं है? इसके लिए वैसे तो क्लिनिकली हमारे पास कुछ स्कोरिंग सिस्टम रहते हैं जो हमें पढ़ाए जाते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं, जिसके अंदर कि पेशेंट के सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं
उनके एक हम स्कोर निकालते हैं, उनको एडअप करते हैं एंड हम देखते हैं कि वो कितना सिक है, कितना नहीं है। बट ये तो एक क्वांटिटेटिव चीज़ हो गई, लेकिन एक्चुअली जो क्लिनिकल जो फिजिशियन है, जो क्लिनिशियन है, ये उसका डिसीजन रहता है। क्योंकि जैसे आप अगर देखेंगे कि हो सकता है कई बार ऐसा सुनने में आता है कि रिलेटिव्स कहते हैं कि इसको तो आईसीयू की ज़रूरत नहीं थी लेकिन आईसीयू में रख रखा है, सुना होगा आपने, फेस की होगी। तो ये क्या होता है कि देखिए, डॉक्टरी इज़ एन आर्ट, यानी कि जैसे एक पेंटिंग है, एक वही 5 कलर एक 10 साल के बच्चे को दे दो और वही 5 कलर एक किसी पेंटर को दे दो, तो वो जो पेंटिंग बनाएगा वो अलग होगी। क्यों? क्योंकि उसने समय के साथ उसको सीखा है, समझा है, और उसने अब वो आर्ट डेवलप कर रही है कि वो पेंटिंग कैसे बनेगी। वैसे ही बीइंग अ फिजिशियन और बीइंग अ क्रिटिकल केयर फिजिशियन इज़ एन ऑल्सो एन आर्ट। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट 2+2=4। आप जब पेशेंट देखते हो, समय के साथ बहुत सारे पेशेंट देखते हो, रोज़ 10-20 पेशेंट देखना, सालों तक ऐसे देखते रहना, तो आपको देख के समझ में आता है कि ये पेशेंट सिक हो सकता है। हो सकता है पेशेंट अभी सेफ दिख रहा हो, अच्छा दिख रहा हो, लेकिन हमें एंटिसिपेट करते हैं। कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि तीसरे दिन पे ख़राब होती हैं, कई बीमारियां 1-2 हफ्ते बाद ख़राब होती हैं। स्ट्रोक के पेशेंट्स आते हैं, 2-2 3-3 हफ्ते बाद भी उनको दिक्कत आती है। तो आईसीयू में पेशेंट एडमिट होगा कि नहीं होगा, इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द क्लिनिशियन और द फिजिशियन हु इज़ लुकिंग एट द पेशेंट एंड ही टेक्स द डिसीजन। इसके अंदर यूजुअली हम लोग जैसे मैंने आपको बताया पैरामीटर्स भी रहते हैं, बट इवेंचुअली जो ईआर में जो डॉक्टर इमरजेंसी में देखते हैं या जो ओपीडी में देखते हैं या फिर आईसीयू में हम लोग देखते हैं, तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये पेशेंट आईसीयू में रहेगा कि नहीं रहेगा। अभी आपने वेंटिलेटर के बारे में बताया, जो पेशेंट आईसीयू में होते हैं, क्या सभी को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है? ये एक्चुअली अच्छा सवाल है आपका। क्या है, लोग आजकल मूवीज़ और ये पिक्चर जो देखते हैं, तो उसके अंदर आईसीयू को ऐसा बताया जाता है कि साहब आईसीयू मतलब वेंटिलेटर, और आईसीयू में गया तो पेशेंट मरा। वेंटिलेटर आप ऐसे सरल भाषा में समझिए तो वेंटिलेटर एक मशीन है जो सांस लेने में आपकी मदद करती है। एक नलकी मुंह से जाएगी, फेफड़ों को फुलाएगी, दबाएगी, तो एक मशीन है जो सांस लेने में हेल्प कर रही है। अब हाँ, आईसीयू के कई पेशेंट को वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको वेंटिलेटर की आवश्यकता नहीं भी होती। तो हर पेशेंट आईसीयू में वेंटिलेटर पे होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो किन पेशेंट को ज़रूरत पड़ती है वेंटिलेटर की? यूजुअली जैसे कोई पेशेंट, पहली बात तो मान लीजिए कार्डियक अरेस्ट में पेशेंट आया, यानी कि हृदय गति बंद हो गई है, इस तरीके के पेशेंट आए हैं, या फिर पेशेंट को कोई पुरानी फेफड़ों की बीमारी है, जैसे अस्थमा है, सीओपीडी है, और वो बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और दवा देने के बाद में भी, नेबुलाइजेशंस देने के बाद में भी अगर उसमें सुधार नहीं आ रहा है, तो ऐसे पेशेंट को हमें जान बचाने के लिए, क्योंकि उनके जो फेफड़े हैं उसमें ताकत नहीं इतनी बची कि वो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन को शरीर में दे सके, या फिर पर्याप्त मात्रा में शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल सके। जब जो लंग का बेसिक फंक्शन है, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, इन दोनों में से कोई भी अगर एक फंक्शन हैम्पर हो रहा है और वो शरीर में ताकत नहीं है, तो हम उसको वेंटिलेटर से पूरा करते हैं। अक्सर हम सुनते हैं लोगों से कि जिस पेशेंट को एक बार वेंटिलेटर पर ले लिया, उसके बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्या ये सच है? ऐसा अगर होता तो फिर वेंटिलेटर पर लेते ही क्यों? ऐसा नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस पेशेंट को वेंटिलेटर पर लिया जा रहा है, डेफिनेटली वो क्रिटिकल है, वो सिक है। हमारी एक कुछ बेसिक फंक्शंस होता है बॉडी के, जैसे सांस लेना एक बेसिक फंक्शन है, हृदय का धड़कना एक बेसिक फंक्शन है। इसी की वजह से हमारा जीवन चल रहा है। मेरे हाथ का हिस्सा ये काम नहीं भी करेगा तो मेरा जीवन, या ये हाथ कट भी जाएगा तो जीवन नहीं रुकेगा, लेकिन मेरी सांस से तो जीवन मेरा चलेगा। तो अगर किसी इंसान का बेसिक लाइफ फंक्शन, जिसमें से दो जो बहुत ज़रूरी हैं, सांस लेना और दिल का धड़कना, अगर सांस लेने की किसी की बेसिक फंक्शन पूर्ति नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली वो पेशेंट क्रिटिकल है, डेफिनेटली उसके लाइफ को रिस्क है। तो हाँ, वेंटिलेटर पर लेने का मतलब ही यही है कि पेशेंट क्रिटिकल था इसलिए लिया है। लेने के बाद में पेशेंट मरने के चांस ज़्यादा होगा ऐसा नहीं होता। उसको लिया ही इसलिए जाता है क्योंकि वो क्रिटिकल पहले ही हो चुका है। तो ये कहना कि वेंटिलेटर पर लेने के बाद में बचते नहीं हैं, ये गलत है। हम तो डेली एक दो ऐसे पेशेंट रहते हैं हमारे जिनको कि हम वेंटिलेटर से निकाल रहे हैं, एक्सट्यूबेट करते हैं। और वही मैंने आपको जैसे पहले बताया कि कॉमन मैन ज़्यादा से ज़्यादा जो मेडिकल नॉलेज है, या तो वो सीखता है अपने रिश्तेदारों से सुन के, या फिर वो देखता है पिक्चरों में देख के। तो ये वेंटिलेटर पर लेने से मरना इज़ अगेन अ वेरी बिग मिथ, जिसको कि हम डेली फेस करते हैं और लोग डरते हैं। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ में कि पेशेंट को एक्चुअली ज़रूरत है और हमें पता है कि देयर आर हाई चांसेस कि वो वेंटिलेटर पर लेने के बाद में कुछ दिनों में ठीक होकर निकल जाएगा, पर सिर्फ लोगों की इस मन में भ्रांति की वजह से कि वेंटिलेटर पर लिया तो पेशेंट मरा, वो पेशेंट का नुकसान कर देते हैं और हमें लिखित में दे देते हैं कि वेंटिलेटर पर मत लो, चाहे कुछ भी हो जाए। और लोगों की अपूर्ण ज्ञान, जिसे कहते हैं ना, पार्शियल नॉलेज, इनकम्प्लीट नॉलेज, उस वजह से अपने रिलेटिव से अपने पेशेंट का नुकसान कर देते हैं। तो ये बहुत गलत चीज़ है। अगर ज़रूरत है, डॉक्टर इज़ द मेन
पर्सन हु डिसाइड्स, अगर वो कह रहा है लेना है तो लेना है, जान को खतरा है तब भी लेना है, बचाने के लिए तो ले रहे हैं। जैसे वेंटिलेटर पे पेशेंट को लिया, आपने बताया हृदय की गति रुक जाती है या फिर सांस में दिक्कत होती है तब, तो मशीन से चल रहा है, मतलब पेशेंट वो खुद का सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो आपको कैसे पता चलेगा जब आप उसको हटाते हो तब कि ये पेशेंट अब खुद से सांस ले रहा है, वो तो मशीन से चल रहा है। पहली बात तो थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट करूँगा कि सांस की गति के लिए वेंटिलेटर है, हृदय गति तो मैंने एक एग्जांपल दिया था कार्डियक अरेस्ट में। और दूसरा, इसके लिए तो हमारे पास पैरामीटर्स हैं, हम डेली वेंटिलेटर को थोड़ा सपोर्ट कम करते हैं और सपोर्ट कम करके देखते हैं कि पेशेंट खुद से कितना सांस ले रहा है। अगर वो सांस ले रहा है तो सपोर्ट कम करते जाते हैं, सांस नहीं ले रहा तो बढ़ा देते हैं उसको। तो ये तो हमारा वीनिंग इसे हम बोलते हैं कि भाई, या लिबरेशन फ्रॉम वेंटिलेटर, कि धीरे धीरे हम सपोर्ट कम करके चेक करते हैं डेली, हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो फिर बढ़ा देते हैं एज पर द नीड। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि आईसीयू में अननेसेसरी मशीन लगाई जाती है खर्चा बढ़ाने के लिए, क्या ये सच है? नहीं, ये सच नहीं है। देखिए क्या है कि आजकल, वही मैंने बताया ना कि वो कौन सी एक मूवी आई थी, गब्बर इज़ बैक, गब्बर क्या थी हाँ, movie? गब्बर इज हाँ, बैक की थी, ऐसे कुछ नाम से, अक्षय कुमार की अक्षय जो थी। कुमार की। तो उसमें वो सीन एक होता है कि अंदर पेशेंट, मरा हुआ पेशेंट लाए और फिर उसका 2 दिन तक इलाज चल रहा है। तो हो सकता है ऐसा कभी हुआ भी हो, आई डोंट नो, बट मेरे जो 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है और उसके पहले भी जो मैंने पढ़ाई लिखाई करी है, इतने बड़े अस्पतालों में इस तरीके के लेवल पे धोखा होना या ऐसा होना कि पेशेंट ज़रूरत नहीं है वेंटिलेटर पर चल रहा है, मशीनों पे चला रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है। इतने नर्सिंग स्टाफ, इतने डॉक्टर्स, इतने जीडीएस स्टाफ, रिलेटिव्स का रोज़ अंदर आना, हम लोग रोज़ रिलेटिव्स को अंदर बुला के दिखाते हैं, सब मशीनें चल रही हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं कि ज़बरदस्ती खींचा जा रहा है, चलाया जा रहा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, पहला बात। और दूसरा, ऐसा कोई क्यों करेगा? डॉक्टर जो आया है अपने घर से सुबह उठ के नहा धो के आया है, इसलिए थोड़ी आया है कि वो किसी का नुकसान करे। वो आया है कि वो बेस्ट से बेस्ट पेशेंट को करे ताकि उसको चैन की नींद आए रात में। तो ये सब चीज़ें सिर्फ ये पिक्चरों वाली बातें हैं। और कई लोग, क्या होता है कि बस उन्हीं को बढ़ा चढ़ा के बोलते रहते हैं और वो समाज में एक पॉलिटिक्स की चर्चा की तरह ये चर्चा चलती रहती है, बट अदरवाइज़ इनका कोई वो नहीं, मैंने आज तक नहीं देखा है, कहीं हुआ हो तो गलत है। आईसीयू में अक्सर आप कौन से ऐसे लाइफस्टाइल डिजीज देखते हो जो डेली आप फेस करते हो? लाइफस्टाइल, सबसे पहला और सबसे बड़ा जो हम देखते हैं जो पेशेंट आते हैं आईसीयू में, वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ इज़ अ वेरी डेंजरस डिजीज़। और लंबे समय तक जिनको क्रॉनिक अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ रहता है, वो पेशेंट खूब आते हैं। फिर अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, बीपी वाले पेशेंट हमारे पास आते हैं। फिर व्यसन या एडिक्शन अगर हैं किसी को, तो अल्कोहल वाले पेशेंट हैं। आजकल यंग जनरेशन में ड्रग रिलेटेड एडिक्शंस वाले पेशेंट हमारे पास आने लग गए हैं। तो मतलब जिनके ड्रग्स के नाम भी नहीं पता, वो जब बताते हैं तभी पता लगता है ऐसे ऐसे ड्रग्स आजकल स्कूल के बच्चे, 11th-12th के बच्चे और यंगस्टर तो खैर हैं ही जो अपने जॉब वॉब कर रहे हैं। तो ये सब पेशेंट खूब आते हैं। ये लाइफस्टाइल, मतलब जैसे कहते हैं ना, जो लोगों में जो प्रॉब्लम है विच लीड टू, क्या होता है कि डायबिटीज़, बीपी, अल्कोहल, ये सब हो सकता है डायरेक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं करें, लेकिन ये शरीर को अंदर से कमज़ोर बना देते हैं। आपकी जो प्रतिरोध शक्ति है, जो इम्यूनिटी जिसे हम बोलते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। और फिर ज़रा सा खांसी जुकाम, ज़रा सा निमोनिया या कोई भी थोड़ी बहुत भी दिक्कत होगी तो वो उसको बॉडी को ठीक नहीं होने देते। तो ये हो सकता है डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं करते हो, डायरेक्टली इनकी वजह से आईसीयू एडमिशन नहीं होते, लेकिन ये रिकवरी में बहुत डिले करते हैं। आईसीयू के लिए अक्सर कंट्रोवर्सी रहती है कि अफोर्ड नहीं कर पाता, कोई भी इंसान, आम आदमी आईसीयू को अफोर्ड नहीं कर पाता जिस हिसाब से खर्च होते हैं वहाँ हाँ, पे, तो इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहोगे? सी, आईसीयू इज़ अ कॉस्टली अफेयर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो सेटअप बनता है भाई, बिकॉज आई एम एचओडी ऑफ माई डिपार्टमेंट, तो मैं अदर देन मैं मैनेजमेंट रिलेटेड चीज़ें भी समझता हूँ कि आईसीयू का सेटअप बनाना, आईसीयू बेड, वहाँ पे जो वेंटिलेटर मशीन्स हैं और जो मॉनिटर्स होते हैं, मल्टीपैरा मॉनिटर्स होते हैं, फिर क्वालिफाइड डॉक्टर्स रखना, जो कि पर्टिकुलरली आजकल ऐसा नहीं रह गया है कि कोई भी क्वालिफिकेशन के डॉक्टर आईसीयू का पेशेंट देख सकते हैं। एक पर्टिकुलर वी हैव सम मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जिसके लिए हम आईसीयू में लेते हैं हमारे रेसिडेंट्स। नर्सिंग स्टाफ भी एक अच्छा एक्सपीरियंस नर्सिंग स्टाफ जिसको आईसीयू में हो। तो ये सब चीज़ें, कॉस्ट तो इनकी होती है, एवरीथिंग हैज़ अ कॉस्ट। और जब ये सब कॉस्ट एडअप होती है तो आईसीयू का फिर जैसे आप बेड चार्जेस के रूप में आप देखते हैं, तो आईसीयू का चार्जेस हाई होता है। और इसके लिए अब कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। मैं समझ सकता हूँ कि भाई गरीब आदमी के लिए वो अफोर्डेबिलिटी का इशू है, और ये हमारे पास ऐसा कई बार होता है कि हमें पता है उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, बट ड्यू टू अफोर्डेबिलिटी इशूज़ हम लोग फिर उसको भेजना पड़ता है। तो अफोर्डेबिलिटी इशू है, एंड इट इज़ नॉट अवॉइडेबल, क्योंकि अगर आईसीयू खोल रहे हो या आईसीयू सेटअप डाल रहे हो तो उसके अंदर वो कॉस्ट लगती है। तो वो रिकवरी धीरे धीरे पेशेंट्स और उन्हीं से होती है। कोई सरकार तो पैसा देती नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल को इलाज करने का,
है ना। और जहाँ सरकार देती है वहाँ फ्री में होता है, अपने गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स हैं तो उनका पेशेंट इलाज फ्री में चलता है। गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के पेशेंट जितने हमारे पास हैं सब फ्री में इलाज कराते हैं। जो प्राइवेट आते हैं वो प्राइवेट कराते हैं। तो यस, अगर कोई कैश में इलाज कराता है तो उसके लिए बहुत कॉस्टली पड़ता है। आई डू अग्री विद यू। जैसे हम नाम सुनते हैं तो डिफिब्रिलेटर हो गया, डायलिसिस हो गया, एक्मो हो गया, ये सब क्या होते हैं आम भाषा में आप थोड़ा समझाओगे? वेंटिलेटर तो मैंने आपको जैसे अभी बताया कि वेंटिलेटर एक मशीन है सांस देने के लिए। फिर आपने कहा एक्मो। एक्मो एक नई इलाज पद्धति है, नई तो क्या, अब तो खैर समय हो गया। एक्मो इज़ एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेटर, यानी कि एक ऐसी मशीन, जैसे वेंटिलेटर आपके फेफड़ों का काम कर रही है, वैसी एक ऐसी मशीन जो कि आपके हार्ट और आपके लंग्स, यानी कि आपके दिल का और आपके फेफड़ों का दोनों का काम बाहर से कर देगी। उसके अंदर ऑक्सीजन भी दे देगी, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकाल भी लेगी, एक अच्छी पंपिंग करेगी, ताकत से ब्लड को फेंकेगी ताकि पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह, ब्लड का फ्लो बना रहे। तो एक्मो इज़ दैट मशीन। डिफिब्रिलेटर एक आपने बोला, तो डिफिब्रिलेटर तो बेसिकली इज़ लाइक जैसे आप कंप्यूटर रीस्टार्ट करते हैं तो वैसे ही हार्ट को रीस्टार्ट किया जाता है। यानी कि हार्ट में अगर कोई बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मेलिटीज़ चल रही हैं या हार्ट बंद हो गया है तो एक इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। क्योंकि हमारा हार्ट जो है एक्चुअली उसकी जो पूरी पंपिंग है, अगर हम उसको डिटेल लेवल में जब हम पढ़ते हैं तो इट इज़ ऑल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी गोइंग ऑन। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से ही हार्ट ऐसे ऐसे धड़कता रहता है। तो अगर उस एक्टिविटी में कोई दिक्कत होती है तो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रख के और उसको शॉक दिया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है उसके थ्रू पर्टिकुलर वोल्टेज पे, जिससे कि हार्ट फिर से रीसेट होके रीस्टार्ट हो सके। सो दैट इज़ योर डिफिब्रिलेटर। डायलिसिस एक आपने पूछा, तो डायलिसिस मशीन इज़ लाइक अ सेकेंडरी किडनी, यानी कि शरीर के खून को साफ़ करना है अगर किसी को, तो वो जो किडनी साफ़ करती है, जो खून साफ़ करके जो हमारा पेशाब के रूप में सारा कचरा निकलता है, अगर वो चीज़ बॉडी नहीं कर पा रही तो सारे खून को एक रास्ते से बाहर निकाल के सफाई करके उसमें से सब कचरा निकाल के और उसमें ज़रूरी और अच्छी चीज़ें भेज के वापस से शरीर में डाला जाता है। दैट इज़ योर डायलिसिस मशीन। हम अक्सर कई बार देखते हैं किसी का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है तो उसके बाद इमरजेंसी में लाया जाता है, इमरजेंसी से आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है, कह दिया जाता है कि बोन फ्रैक्चर हो गई है, ये हो गया है। तो उसमें आईसीयू में क्या रोल है उसका, फिर वहाँ पे कौन सी सर्जरी होती है? क्या होता है कि जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स रहते हैं इसके अंदर सर्जरी तो एक्चुअली एक लेटर पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है सर। यूजुअली लॉन्ग बोन फ्रैक्चर जिसे हम बोलते हैं कि लंबी हड्डियां जो हमारी रहती हैं, हाथ की हैं, पैर की हैं, इनके फ्रैक्चर या कूल्हे की हड्डी, तो फ्रैक्चर और ऑपरेशन तो एक बहुत बाद की बात है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के अंदर पेशेंट को सबसे पहले जो प्रॉब्लम होती है वो होती है एक्यूट ब्लड लॉस की, यानी कि पेशेंट का बहुत सारा खून बह जाता है। तो इसके अंदर जब पेशेंट आता है हमारे पास में तो वो बहुत सीवियर हाइपोटेंशन, यानी कि उसका बीपी बहुत ज़्यादा कम होता है। तो बीपी बढ़ाने की दवा चलाना, उसको मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल एमटीपी एक जिसे हम बोलते हैं, वो हमें इनिशिएट करना पड़ता है, जिसके अंदर कि आसपास वाले ब्लड बैंक से हम लोग कोऑर्डिनेटेड ऑलरेडी पहले से रहते हैं, हमारे एक टाइप्स रहते हैं। तो बहुत सारे अमाउंट में, मतलब एक एक दिन में आप मान के चलो कि पेशेंट को ब्लड प्रोडक्ट भी चढ़ रहे हैं, और एफएफपी प्लाज्मा जिसे हम बोलते हैं, और आरडीपीज़, पीआरबीसी यानी कि खून जिसे हम बोलते हैं ब्लड, तो ये सब चढ़ाना, पेशेंट को स्टेबलाइज़ करना। मेन पर्पज़ ये होता है कि पेशेंट का जो खून बह गया है उसको हमें रिप्लेस करना है। साथ ही साथ पेशेंट के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन से मतलब है बॉडी में हमारे, अगर हम देखें तो ब्रेन, हार्ट, लंग्स, किडनी और लिवर, ये 5 एक वाइटल ऑर्गन्स बोले जाते हैं। इनके अंदर खून का प्रवाह बना रहे, इसके लिए पेशेंट को रिससिटेट करना, यानी कि उसको बचा के रखना, ये आईसीयू का काम होता है। और इसी के अंदर अब जैसे कई बार जो इस तरीके के पेशेंट में मान लो हेड इंजरी कोई हो गई तो उसका तुरंत सीटी स्कैन कराना, ऑपरेशन की ज़रूरत है तो फिर ऑपरेशन थिएटर में लेना। तो आईसीयू में ऑपरेशन नहीं होते, लेकिन पेशेंट को स्टेबलाइज आईसीयू में ही होता है पेशेंट। तो इसके लिए ज़रूरत होती है। कई बार पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में आते हैं हमारे पास में, यानी कि हृदय गति बंद होती है तो तुरंत सीपीआर देना पड़ता है। तो वो इमरजेंसी में या आईसीयू में एज़ पर हॉस्पिटल प्रोटोकॉल जहाँ भी है तो सीपीआर दिया जाता है। तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में डेफिनेटली इमरजेंसी और आईसीयू, जो इमरजेंसी टीम और आईसीयू टीम का बहुत मेजर रोल है टू स्टेबलाइज द पेशेंट। अभी आपने सीपीआर की बात की, सीपीआर क्या होता है, किस कंडीशन में दी जाती है सीपीआर? सीपीआर इज़ बेसिकली कि जब किसी भी इंसान की हृदय गति या हृदय बंद हो जाए, हमारा जो दिल ऐसे ऐसे धड़कता रहता है वो अगर धड़कना बंद हो जाए, उसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। उस समय पे हम हार्ट को बाहर से छाती से ऐसे दबाव देके छाती पे हाथ रख के और पंपिंग करते हैं, यानी कि उस हार्ट को दबाते हैं ताकि वो ब्लड फ्लो बना सके, और फिर से हार्ट को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड सीपीआर। और ये सीपीआर आज के समय पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो गई है। एंड फॉर दैट सेक इवन
अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के प्रोग्राम्स आते हैं, BLS एंड ACLS, बेसिक लाइफ सपोर्ट एक प्रोग्राम होता है, जिसके अंदर की नॉट ओनली टू डॉक्टर्स, इवन टू नर्सिंग स्टाफ, टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द हॉस्पिटल, और आम आदमी के लिए भी, जैसे हम लोग कई बार प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं तो पुलिस वाले जो रहते हैं, लॉयर्स रहते हैं, कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़ रहते हैं, हम सबको एक बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग देते हैं। तो BLS आना और ये BLS मालूम होना और CPR आना एक्चुअली आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इट कैन बी वेरी हेल्पफुल। कोई गिर गया बेहोश होके, या कोई एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, अब हो सकता है आप उसको उठाओ, हॉस्पिटल लेके आओ, लेकिन अगर आपको उस समय पे CPR आता है, BLS ट्रेनिंग है आपकी, तो उस समय आप तुरंत पेशेंट की नब्ज़ चेक करेंगे गर्दन के पास में हाथ रख के। अभी मैं CPR सिखाऊंगा नहीं, पर मैं आपको बता रहा हूँ करते क्या है। एक नब्ज़ हम चेक करते हैं गर्दन के पास में, अगर नब्ज़ नहीं आ रही तो तुरंत उसके चेस्ट पे कंप्रेशन देना चालू करते हैं। वो कैसे देता है, कितना देते हैं, BLS ट्रेनिंग में सिखाया देता है। बहुत सिंपल और ईजी चीज़ है, मतलब विद इन 1 to 2 आवर क्लास एक आम आदमी को सिखाया जा सकता है। तो आप एक पेशेंट जो सड़क पे पड़ा हुआ है, हो सकता है उसको उस समय CPR की ज़रूरत हो, आप के अस्पताल में लेके आएँ, वो पहले से ही मर गया हो, पर CPR किसी को आता हो तो रोड साइड, कई बार किसी को किसी कारण से, अब मान लो चक्कर आ गया, कुछ भी हुआ, शुगर कम हो गया, धूप हीट स्ट्रोक आ गया, पर कार्डियक अरेस्ट हो गया, तो उसके अंदर CPR इज़ वेरी हेल्पफुल। तो CPR आना बहुत ज़रूरी है। और CPR जैसा मैंने बताया कि एक हार्ट को रीस्टार्ट करने का तरीका है थ्रू मैकेनिकल कंप्रेशंस। जो आपके आईसीयू में पेशेंट को आप लेते हो, इमरजेंसी केसेस होते हैं हकीकत में पूरे, या फिर जो पब्लिक अवेयरनेस नहीं होती, नेग्लिजेंसी होती है, उसकी वजह से भी आईसीयू में कई बार पेशेंट को लाना पड़ता है? दोनों तरीके के केसेस आते हैं। जैसे इमरजेंसीज तो आती हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्रोक इज़ एन इमरजेंसी, हार्ट अटैक, MI जिसे हम बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, दैट इज़ एन इमरजेंसी। डेंगू वगैरह हो गया, आजकल डेंगू इस समय पे खूब हो रहा है, तो डेंगू पेशेंट्स रहते हैं हमारे पास में, तो डेंगू इज़ एन इमरजेंसी। इमरजेंसी केसेस तो आते ही हैं। नेगलेक्ट वाले पेशेंट भी आते हैं। नेगलेक्ट के रीजंस बहुत होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग घर पे पेशेंट, कई बार जैसे बूढ़े लोग हैं, या फिर कोई, जैसे कहते हैं ना, कोई ज़्यादा ही डेढ़ छाने जैसे हम बोलते हैं, कि साहब दिक्कत हो रही है लेकिन बेड पे पड़े हैं, अपने हिसाब से दवा ले रहे हैं, ओवर द काउंटर गए फार्मेसी पे और खुद से दवा खरीद ली, खा रहे हैं, एंटीबायोटिक भी खुद ही खा रहे हैं, तो वो शरीर को इतना ख़राब और बीमारी को इतना बढ़ा लेते हैं और शरीर को इतना असहाय कर देते हैं कि फिर जब हमारे पास में आते हैं, हॉस्पिटल में एंटर होते हैं, तो सीधा ICU में लेना पड़ता है उनको। तो नेगलेक्ट वाले पेशेंट भी आते हैं और इमरजेंसी वाले भी आते हैं, दोनों ही आते हैं पेशेंट तो। कई बार हम देखते हैं, जैसे एक मेरे दोस्त के पापा एडमिट थे हॉस्पिटल के अंदर, तो जब आईसीयू में उनको एडमिट किया गया तो आईसीयू में मिलने जाते थे, बकी बकी बातें करते थे, तो ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली उसको, दैट द वर्ड फॉर दैट इज़ ICU डिलीरियम। यानी कि जब कोई भी इंसान, अगर आप और मैं बिल्कुल ठीक भी हैं, लेकिन अगर हमें कोई बोले कि आप 24 घंटे 3-4 दिन तक सफ़ेद सफ़ेद पर्दे लगे हैं, ना रोशनी का कुछ बहुत ज़्यादा आता पता, और बहुत बीप बीप मॉनिटर बजा जा रहा है पास में, तो कोई भी इंसान होगा, उसको एक उसका मेंटल स्टेटस है ना, वो थोड़ा डिस्टर्ब होता है। तो इसको हम ICU डिलीरियम बोलते हैं। यानी कि पेशेंट थोड़ा सा साइकोसिस में बोलें, या थोड़ा सा एक डिलीरियम में जाने लग जाता है, उसको ना उसको दिक्कत आती है समझने में कि दिन हो रहा है कि रात हो रहा है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये होता है, दैट इज़ अ नोन एंटिटी। आप जो कह रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल सही है, एंड वी ट्रीट इट। इसीलिए मैं एटलीस्ट मेरे ICUs में कोशिश करता हूँ कि इवन जो हायर सपोर्ट पे पेशेंट भी है, उनको दिन में एक बार सपोर्ट के साथ में थोड़ा सा, अगर वो देख सकता है, मतलब वो इतना होश में है, तो कहीं हमारे एक बड़ी सी हमने ग्लास पेन की विंडो है ग्लास की, तो उसके पास ले जाके खड़ा करते हैं, जिससे कि उसको धूप का एहसास हो, या बारिश हो रही है, या बाहर का मौसम दिखे, या जो पेशेंट थोड़े से स्टेबल हैं लेकिन अभी ICU में हमने रखा हुआ है, उनको ऑब्जर्वेशन की नीड है, तो उनको डेली हम 2 बार एम्बुलेट करते हैं और बाहर तक ले जाते हैं। मेनली इसका जो रीज़न है, जो आप ये बोल रहे हैं, क्या होता है कि जब आदमी दिन भर एक बंद जगह में रहता है, तो उसको दिन रात का पता नहीं रहता। अच्छा, ICU का स्टाफ कितनी देरी बात करेगा, रिलेटिव्स तो बाहर बैठे रहते हैं, तो वो बेचारा ना मोबाइल उसको अंदर होता है, तो वो दिन भर बैठा 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 परेशान हो जाता है, तो फिर वो स्ट्रेस, डिलीरियम जिसे कहते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो आप सही कह रहे हैं, ये होता है, बट अब क्या ऑप्शन है उसके लिए? हम ये है कि थोड़ा बहुत उसके लिए दवाई भी हैं, और थोड़ा हम अदर थेरेपीज़, म्यूज़िक थेरेपी यूज़ करते हैं। हमारे ICUs में हम जैसे अलाउ कर देते हैं कि पेशेंट के पास एक स्पीकर रखवा दिया, उसके अंदर उसको भजन सुनना है, गाने सुनना है, वॉट एवर, इफ़ ही इज़ एबल टू लिसन। तो इवन वेंटिलेटर वाले पेशेंट के लिए भी जो थोड़ा होश में होता है, हम ये चीज़ करवाते हैं कि म्यूज़िक थेरेपी दे दी उसको थोड़ा। कई बार जैसे कुछ ICUs में मैंने जब मैं काम किया, तो ICU के अंदर ही सनलाइट आने की जगह होती है हर बेड के ऊपर, तो ये सब चीज़ें जितना हो पाती है टू प्रिवेंट दैट डिलीरियम हम करते हैं, बट देन इट इज़ अनअवॉइडेबल, होता है। बट लोगों को ऐसा लगता है कि सिडेशन दिया जाता है, वहाँ पर सीडेट किया जाता है, क्या ये सच है? नहीं, सिडेशन इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म एक्चुअली। अब जैसे कोई वेंटिलेटर पर पेशेंट है,
तो किसी के मुंह में इतनी मोटी नलकी पड़ी है, इस उंगली जितनी मोटी, किसी के गले में जा रही है, तो दैट इज़ पेनफुल। सो टू अवॉइड दैट पेन हम पेशेंट को दर्द की दवा देते हैं जिसमें कि नींद भी आती है, तो वो सिडेशन अलग है। अदरवाइज़ नॉर्मली तो जो ज़रूरत है वही देते हैं। अब जैसे पेशेंट हैं, उनकी स्लीप वेक साइकिल अगर हमें एडजस्ट करनी है कि साहब रात को 10 से लेकर 6 बजे तक के बीच में वो थोड़ा सोएं, पेशेंट बहुत एंग्जाइटी में है, कॉन्शियस पेशेंट है, स्टेप सारे पेशेंट वेंटिलेटर पर तो होते नहीं, तो कोई कॉन्शियस है पेशेंट, अब रात भर वो बेचारा बीप मॉनिटर के बीप्स और में नहीं सो पा रहा है, तो एज़ पर द क्लिनिकल डिसीजन उसको हम माइल्ड डोज में सेडेटिव देते हैं जिससे कि वो रात में सो पाए और दिन में जग पाए। नहीं तो फिर वो वही जो मैंने आपको बताया कि आईसीयू डिलीरियम होने के चांस रहते हैं, तो पेशेंट टू पेशेंट बेसिस पे वो डिसीजन लिया जाता है। अदरवाइज अननेसेसरी सिडेशन तो दैट इज़ अगेन अ वेरी बिग मिथ कि सुला के रखते हैं या ऐसा कुछ क्यों रखेगा कोई सुला के। डॉक्टर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है पेशेंट के अटेंडर की काउंसलिंग करना, और स्पेशली आईसीयू के डॉक्टर के लिए, तो आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज हो, कैसे मैनेज करते हो आप इसको? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। एक्चुअली आजकल आईसीयू में काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट, जितना पेशेंट का ट्रीटमेंट अंदर इंपॉर्टेंट है उतना ही बाहर उसका काउंसलिंग रिलेटिव का इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो जो इंसान है जो बाहर बैठा है, जो रिलेटिव है, वो 24 घंटे वहीं बैठे रहते हैं और वो सिर्फ इस 5 या 10 मिनट का जो आप उन्हें देते हो इसका इंतज़ार करते हैं कि कब सामने डॉक्टर आएंगे और हमें बताएंगे हमारे मरीज़ की कंडीशन के बारे में, तो उनके लिए वो समय बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारा अंदर से कैसा भी माइंडसेट हो सकता है हम अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट आएँ, हो सकता है हमने ऐसे पेशेंट्स अंदर देखे हों जिसकी वजह से हमारा खुद का मूड ख़राब है या फिर हम परेशान हैं कि साहब ठीक क्यों नहीं हो रहा, कैसे होगा, क्या कर सकते हैं। लेकिन जब बाहर हम रिलेटिव के पास आते हैं तो हमें अपना वो काम एंड कंपोजर मेंटेन रखना पड़ता है और हम उस समय पे कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उस रिलेटिव को दें और सारी ट्रांसपेरेंसी रखें, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इज़ द की। अगर हम रिलेटिव को सारी बात बताएंगे, स्पष्ट बताएंगे, तो आज की और कल की बात में डिफरेंस नहीं आएगा और उसका जो ट्रस्ट है वो तभी डेवलप होगा जब आप उसको रोज़ एक पूरी बात बताओगे, अच्छे से बताओगे। हाँ, इसमें ये ज़रूर ध्यान रखा जाता है कि हम ऐसे बड़े बड़े मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं करते जो कि किसी पेशेंट को समझ नहीं आए कंफ्यूज कर अटेंडर दें। को। हाँ, ऐसा नहीं कि वो कंफ्यूज हो जाए, मैं बड़े बड़े शब्द बोलूँ, नहीं, सरल भाषा में पूरी बात बताना और बिल्कुल कंसाइज होकर बताना और साथ में उनकी सुनना। कई बार उनकी कहानियाँ भी सुननी पड़ती हैं, उनकी बातें भी समझनी पड़ती हैं, उनके रिलेटिव्स आते हैं, उनके पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं, वो बताते हैं कि साहब हमारे पास एक ऐसा पेशेंट था, वो तो 3 दिन में ठीक हो गया था, हमारे पेशेंट को 5 दिन हो गया, अभी तक सुधार नहीं आ रहा। तो हमें उनको समझाना पड़ता है कि साहब हर शरीर अलग होता है, हर इंसान अलग होता है, हर एक की बीमारी अलग होती है, हर निमोनिया एक जैसा नहीं होता, हर लकवा या हर स्ट्रोक एक नहीं होता है। तो यस, डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी टीडियस टास्क, बट देन दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एज एन इंटेंसिविस्ट मुझे ये चीज़ करनी पड़ती है। पर आई थिंक मेरे को ऐसे भी लगता है कि जैसे डॉक्टर है उसके लिए तो दिन में कितने पेशेंट आते हैं, 10 पेशेंट आते हैं, 20 पेशेंट आते हैं, तो उसका तो सोचने की क्षमता उस लेवल की है। लेकिन अटेंडर जो लाते हैं पेशेंट को अपने को, उनके लिए तो एक अकेला पेशेंट होता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में सोचते हैं वो थोड़ा सा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आजकल मैं एक्चुअली यंग डॉक्टर्स जो हमारे अंडर काम करते हैं, इंटेंसिविस्ट जो हैं, हम उनको यही समझाते हैं कि आप अपने नज़रिए से मत देखो उस पेशेंट को। आप जब रिलेटिव के साथ बैठे हो तो उसके लिए तो पहली बार उसका कोई इंसान है जो आईसीयू, आप तो रोज़ आईसीयू में आते हो जाते हो, लेकिन उसके लिए वो पहली बार और शायद आखिरी बार है कि उसका कोई इंसान अंदर आईसीयू के है। तो आप उसको बिल्कुल कम शब्दों में और क्लियर शब्दों में समझाओ कि उसकी क्या कंडीशन है, क्या बीमारी है। उसको कन्फ्यूज़ नहीं करो, लेकिन उसको क्लैरिटी पूरी दो और उसके जो डाउट है वो करो। कई बार रिलेटिव्स आपसे, आप जैसे आएंगे, अब पेशेंट वेंटिलेटर पर है लेकिन वो आपसे पूछेंगे कि डॉक्टर साहब उसकी हार्ट रेट जो है मॉनिटर में दिख रही थी, वो तो हमें सही दिख रही थी। अब आपको, आपके दिमाग में 50 चीज़ें हैं जिससे आप उस पेशेंट को जज कर रहे हो, लेकिन वो जो रिलेटिव है वो एक आएगा अंदर, उस मॉनिटर पे देखेगा सैचुरेशन इतना आ रहा है, हार्ट रेट इतनी है, बीपी इतना है, अब वो कहेगा मेरा पेशेंट ठीक है, उसकी नज़र में वो ठीक है, लेकिन आपको उसको समझाना पड़ेगा कि नहीं ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ऐसा ऐसा है। तो उनकी नॉलेज को एड्रेस करते हुए उसको हमें कई बार सुधारना भी पड़ता है, समझाना भी पड़ता है और चीज़ों को कन्वे करना है। लेकिन इवेंचुअली इन द एंड कंडीशन समझानी ज़रूरी है। अगर बुरा है तो बुरा बोलना ज़रूरी है। कई डॉक्टर्स, मैं उनकी कमी तो नहीं कहूँगा, लेकिन कई बार मुश्किल होता है ये कहना कि आपका मरीज़ नहीं बच पाएगा। सब करते हुए भी हमें ऐसा लगता है कि कई बार ऐसा हमें इस भाषा में बोलना पड़ता है कि आपके बीमारी का जो पेशेंट है 10 में से 9 मरीज इसमें नहीं बचते, एक ही बचता है। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि एक तरफ तो आपको कंडीशन की सीवियरिटी भी बतानी है, उसको बताना ये ज़रूरी है कि ये मरीज़ के बचने के चांस कम है। लेकिन पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि किसी से होप नहीं छीननी चाहिए। अगर 1% या 0.1% भी चांस है तो वो उसको देना चाहिए, क्योंकि लोग, जो होना है वो होना है, लेकिन एटलीस्ट उसके अंदर वो होप तो रहे कि मेरा मरीज ठीक हो सकता है। तो कभी ऐसा भी नहीं कहना चाहिए कि अब तो नहीं बचेगा, घर ले जाओ। हम तो यूजुअली चीज़ें नहीं कहते,
पर हाँ, कई बार ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं तो बोलना पड़ता है। आईसीयू में अटेंडर होते हैं पेशेंट के, उनकी एंट्री रेस्ट्रिक्टेड क्यों होती है? आईसीयू का अगर आप सेटअप समझेंगे या मैं आपको समझाऊं, तो आईसीयू में एक एयर फ्लो सिस्टम होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर एसी के वेंट्स होते हैं जहाँ से हवा आती है, पेशेंट के थ्रू होते हुए वो एक एग्जिट से बाहर निकलती है और एक कॉरिडोर जिसे हम बोलते हैं, वो कॉरिडोर के थ्रू बाहर जाती है। वहाँ पे जितने आपको डॉक्टर दिखेंगे, जो ड्यूटी डॉक्टर या जो भी इंसान, चाहे वो हाउसकीपिंग स्टाफ हो, जीडीए स्टाफ हो, नर्सिंग स्टाफ हो, डॉक्टर्स जो ड्यूटी डॉक्टर्स रहते हैं, उनका एक पर्टिकुलर अटायर होता है, एक यूनिफॉर्म होती है। और वो यूनिफॉर्म सिर्फ दिखाने के लिए, सुंदरता के लिए नहीं है, वो इसलिए है, आप घर से कुछ भी कपड़े पहन के आए हैं, पेशेंट के पास में आप उस आईसीयू की ड्रेस में रहेंगे। तो ये सब चीज़ें जो एफर्ट्स होते हैं वो इसलिए होते हैं कि इन्फेक्शन प्रिवेंट किया जाए। वहीं पे अब रिलेटिव्स को तो हम कपड़े चेंज करा नहीं सकते, तो हम बहुत कम, हम चाहते नहीं कि वहाँ पे पेशेंट को इन्फेक्शन फैले। 10 पेशेंट अगर आईसीयू में लेटे हैं तो उसमें से आधे ऐसे हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है, आधे ऐसे हैं जिनको खुद को बहुत गंभीर इन्फेक्शन है। उस गंभीर इन्फेक्शन वाले पेशेंट से रिलेटिव को इन्फेक्शन आ सकता है, और वहीं आपकी नॉर्मल खांसी जुकाम किसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट जिसकी प्रतिरोध शक्ति कम है, उसको आप एक ऐसा इन्फेक्शन दे सकते हो जो और ख़राब हो जाए वो। तो इसलिए आईसीयू में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। लेकिन फ्रॉम ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू, एक इंसानियत के नाते और एक रिलेटिव सेटिस्फैक्शन के नाते हमें एक बार उसको अलाउ करना भी पड़ता है, तो उसे 1 घंटे में हम थोड़ा सा अंदर अलाउ कर देते हैं। और जो दूसरा एस्पेक्ट है आईसीयू में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का, वो होती है प्रिवेसी। आईसीयू में अब जैसे पेशेंट है, पेशेंट लेटे हैं, अब कोई होश में नहीं है, या मान लो किसी को हमने जैसे हाथ पैर किसी के रिस्ट्रेन करे हुए हैं, वो हिल रहा है, कर रहा है, उसके कपड़े इधर उधर हो गए, फीमेल पेशेंट्स हैं, मेल पेशेंट्स हैं, कपड़े ऊपर नीचे हो गए हैं, कोई बॉडी पार्ट दिख रहा है, होता है, पेशेंट को भाई पकड़ के नहीं रख सकते है ना, कपड़े होते हैं। किसी का कोई प्रोसीजर चल रहा है, कुछ चीज़ कर रहे हैं, डॉक्टर है हम लोग, जैसे कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, तो इस समय पे क्या होता है, पेशेंट एक्सपोज्ड होते हैं, पेशेंट की क्लीनिंग चल रही है, सफाई चल रही है, बेड पेशेंट ने मोशन पास कर दिया तो उसकी सफाई हो रही है। अब ऐसे इतनी रैंडम चीज़ें चलती रहती हैं आईसीयू में कंटिन्यूस। अब इसमें रिलेटिव कहीं से कोई आ जाए, पता लगे कि साहब वो दूसरा पेशेंट की तरफ देख रहा है या अपने पेशेंट की तरफ भी, तो एक प्रिवेसी मेंटेन करनी होती है। इसीलिए हम एक पर्टिकुलर विंडो रखते हैं जिसके अंदर कि हम अवॉइड करते हैं कोई भी प्रोसीजर्स करना, कोई भी ऐसे पेशेंट को अच्छे से उस समय पर थोड़ा वो रखते हैं, ताकि रिलेटिव्स आएँ, इधर उधर भी नज़र जाए उनकी, तो कोई ऐसी गलत चीज़ ना देखें जो किसी और को आपत्ति हो जाए। तो इन्फेक्शन एंड प्रिवेसी, इन दोनों रीजंस की वजह से आईसीयू में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है, जिसको मैं रिलेटिव सोचते हैं कि पता नहीं क्यों नहीं जाने दे रहे, बट ये चीज़ उनको भी अप्रिशिएट करनी चाहिए, क्योंकि उनके पेशेंट के लिए ही हम कर रहे हैं सब। उनके पेशेंट को कोई इन्फेक्शन ना हो, उनके पेशेंट को कोई जैसे ना एक्सपोज ना हो रहा हो, कहीं से कुछ हो रहा हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए, तो इसलिए बंद रहता है। एक होता है पैलिएटिव केयर और दूसरा होता है आईसीयू केयर। इन दोनों में एक आम इंसान कैसे फ़र्क समझ सकता है? यूजुअली जैसे क्रॉनिक कैंसर पेशेंट्स हैं, कोई कैंसर के पेशेंट है, या फिर कोई ओल्ड एज पेशेंट है बहुत ज़्यादा जिनको बीमारियां हैं, हमें अब उनका जो इलाज आगे उतना ही करना है कि इनको तकलीफ़ कम से कम हो, यानी कि इनको पेन नहीं हो, इनकी सारी बॉडी की चीज़ें साफ़ सुथरी आराम से चलती रहें। तो विद लेस या मिनिमम ट्रीटमेंट, ऐसा ट्रीटमेंट जो कि तकलीफ़ ना पहुंचाए, सिर्फ थोड़ा बहुत हेल्प करे। और ऐसा एक जो आईसीयू आप करो, आईसीयू इज़ लाइक फुल ब्लोन ट्रीटमेंट, यानी कि उसके अंदर पेशेंट के यहाँ पे सेंट्रल लाइन भी डल सकती है, वेंटिलेटर भी जा सकता है, ट्रेक्योस्टमी भी हो सकती है, पेशाब की नलकी डलेगी, कई सारे प्रोसीजर्स होंगे, हायर एंटीबायोटिक्स चलेंगे जो पेशेंट को जैसे कहते हैं ना उनके साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। तो आईसीयू केयर इज़ लाइक कंप्लीट ट्रीटमेंट, जिसके अंदर कि पेशेंट ठीक होकर हमें उम्मीद होती है कि ठीक हो जाएगा, घर जाएगा, सारी चीज़ें होंगी। पैलिएटिव केयर इज़ कि हमने जब एक बार समझ लिया कि अब इससे ज़्यादा इनको रिलेटिव्स या फिर फ्रॉम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम रिलेटिव पर्सपेक्टिव, कई बार ऐसे होता है कि जैसे अब क्रॉनिक कैंसर पेशेंट है, अब उनमें आप क्या वेंटिलेटर पर लेके क्या करोगे, तो उनको पैलिएटिव केयर में रखा जाता है, यानी कि मिनिमम ऑक्सीजन सपोर्ट लगा दिया, बस उनको तकलीफ कम से कम हो, पेन किलर चला दी, थोड़ा नींद की दवा दे दी, पेन किलर दे दी, ये सब दीदी दे के पैलिएटिव केयर होती है। आईसीयू के अंदर पूरी केयर होती है इस पर्पज़ से कि इनको हमें ठीक करके वापस नॉर्मल करना है, या जो बेस्ट लाना है। तो ये डिफरेंस है। हम अक्सर सुनते हैं कि ब्रेन डेड हो गया है पेशेंट का, लेकिन आईसीयू में रखा हुआ है, वेंटिलेटर पर लिया हुआ है, तो उसमें आईसीयू का क्या रोल रहता है फिर? ये तो फिर वही जो जिसे कहते हैं ना सोशल मीडिया या जिसे कहते हैं ना मूवीज़ और इनसे चीज़ सामने आती है। ब्रेन डेड, 2 शब्द आते हैं हमारे सुनने में रिलेटिव से हमें, एक होता है ब्रेन डेड और एक होता है कोमा। एक्चुअली ये दोनों मेडिकल टर्म्स हैं, इनके अपने मायने हैं हमारी नज़र में। लेकिन ब्रेन डेड देखो, आम आदमी के लिए तो ब्रेन डेड शब्द का कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि ब्रेन डेड क्या होता है, आदमी या तो डेड तो इंसान होता है, ब्रेन डेड होता है, लेकिन आदमी, ब्रेन डेड इज़ अ टर्म, ब्रेन डेथ इज़ अ टर्म, लेकिन आम आदमी को नहीं समझा सकता मैं उसको, उसके लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो करे जाते हैं। और एक कोमा शब्द आता है हमारे पास सुनने के लिए। कोमा में आम आदमी ऐसा समझता है कि अगर
या हम आम आदमी को समझाते भी हैं। कोमा शब्द हम यूज़ कर लेते हैं क्योंकि क्या कुछ तो बताना पड़ेगा अपन को। वो कोमा इज़ अ वेरी, वो पुरानी पिक्चरों में क्या है इतना, वो जो अमिताभ बच्चन वाली मूवीज़ आती थी ना, उनमें कोमा शब्द खूब यूज़ हुआ है कि मरीज कोमा में चला गया, अब कोमा से बाहर आ गया, कोमा में चला गया, बाहर आ गया, ये सब चलता रहता था। तो कोमा लोगों के ज़बान पे चढ़ा हुआ है। तो कोमा हम ऐसे ही समझाते हैं कि आप अगर पेशेंट को कोई स्टिमुलस दे रहे हो, यानी कि उसको जैसे आवाज़ देना, चुटकी बजाना, या उसको पिंच करना, पेन देना, कोई स्टिमुलस दे रहे हो और उससे रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा, तो आम आदमी के लिए हम कहते हैं कोमा शब्द है। बाकी मेडिकल परिभाषा अभी यहाँ बताने का कोई ज़्यादा मतलब है नहीं, तो यह है। बट कोमा और ब्रेन डेथ आर बोथ क्लिनिकल टर्म्स, बट आम आदमी के लिए हम उनको उनके हिसाब से समझाते हैं। और दूसरा जो आप कह रहे हो कि भाई पेशेंट जैसे कहते हैं कोमा में पड़ा है लेकिन वेंटिलेटर पर इलाज चले जा रहा है, यही आई थिंक आप कहना चाह रहे कब तक ऐसे रखा जा सकता है? हो। नहीं, इसकी कोई वो नहीं होती। ये क्या है कि ये सब डिपेंड करता है कि बीमारी कैसी है। तो अब स्ट्रोक हैं, हालांकि न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन कैन टेल यू बेटर, बट जैसे स्ट्रोक के पेशेंट्स आते हैं हमारे पास में, तो एक नॉर्मल स्ट्रोक को भी मतलब 2-3 हफ्ते लगते हैं नॉर्मलाइज होने में। उसके बाद में हमें पता लगता है कि क्या ये पेशेंट रिकवर होगा कि नहीं होगा। कई ऐसी ब्रेन की बीमारियां हैं, जैसे ट्यूमर हैं, कुछ हैं, उसके अंदर पेशेंट बेहोश रहते हैं लेकिन ऑपरेशन के बाद में सुधार आने लग जाता है। तो कब तक रखा जाता है, इसको जनरलाइज करके कहना तो पॉसिबल नहीं है। और इसके अंदर फिर अब जैसे मेरे साथ एक बार हुआ था, एक हमारे ऐसी पेशेंट थे, पुलिस वाले, ही वॉज अ पुलिस ऑफिसर एक्चुअली, ही वॉज सीनियर पोजीशन पे पुलिस ऑफिसर थे। उनका सारा ट्रीटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से सारा आता था, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जहाँ से भी पूरा मतलब फ्री इलाज था उनका। और ट्रॉमा के पेशेंट थे, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था, एंड आफ्टर 65 डेज यानी कि 65 दिन तक आम आदमी की भाषा में वो कोमा में ही पड़े रहे थे। बट उनके रिलेटिव्स मैं कहूँगा अच्छे थे, समझदार थे, जो भी थे, कि वो समझे जो हम कहना चाह रहे हैं। एंड मिराक्यूलसली, मतलब इवन उस समय मैं एक स्टूडेंट था, पर मेरे लिए भी वो एक बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं ना कि अचंभे का विषय था कि 65 दिन बाद में उनकी बॉडी में मूवमेंट आए, एंड प्रेजेंटली वो आते हैं हमसे मिलने कई बार ऐसे ही। तो ऑल्दो काम वाम नहीं कर पा रहे, लेकिन अभी भी व्हील चेयर पर आते हैं, हमसे मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कितने दिन रख सकते हो, हाँ, हर पेशेंट को ऐसा नहीं रखा जा सकता, लेकिन ऐसे पेशेंट हमने देखे हैं। अभी रिसेंटली हमारी एक पेशेंट थी, 95 ईयर की लेडी थी, तो निमोनिया करके आई थी, आई गेस, हाँ, निमोनिया उनको हुआ था। निमोनिया करके आई थी और कुछ कैंसर की पेशेंट थी, उनको गॉल ब्लैडर का कैंसर वगैरह था। तो वेंटिलेटर पर रहीं, रिलेटिव्स ने उसके करीब 10 दिन तक दे ट्रीटेड, हम लोग ने ट्रीट किया उसको। फिर उन्होंने बोला कि हम तो घर ले जाना चाहते हैं। तो हमने कहा ठीक है, बट इवन हम भी पर्सनली, मैं आपको बताऊं तो मैं भी मन से अपने उम्मीद हार चुका था। मैंने कहा 95 साल की हो गई हैं अम्मा, अब कितना ही चांस होगा कि ये रिकवर कर पाएंगी। बट शी रिकवर्ड, ये तो अभी रिसेंट, मतलब इट इज़ लाइक 15 डेज बैक, वो शी रिकवर्ड। उसके रिलेटिव का घर जाके मेरे पास फ़ोन आया कि साहब अम्मा अभी भी बेड पे लेटी हैं, होश में हैं, अपने पोता पोती से मिल रही हैं। तो ऐसा नहीं है, रिकवरीज, मिराक्युलस रिकवरीज भी होती हैं। तो कब तक रखना है वेंटिलेटर पर, जिस सवाल से हमने चालू किया था डिस्कशन, इसका कोई परिभाषा नहीं है और इसकी कोई वो नहीं है। हम मेडिकल टर्म्स पे देखते हैं, आम आदमी को समझाना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि लोग नहीं समझ सकते, लोगों को कैसे समझ में आएगा। तो हम अपने हिसाब से करते हैं, जैसे होता है फिर होता है। अक्सर हम देखते हैं आईसीयू में कई सारे नर्सिंग स्टाफ रहते हैं, वहाँ पे और भी लोग रहते हैं जो केयर करते हैं। तो सिर्फ एक डॉक्टर का वहाँ पे डोमिनेंसी रहती है, फिर सभी स्टाफ का अपना अपना कार्य होता है? आईसीयू इज़ ए टीम एक्चुअली। एक जो पेशेंट होता है ना, उसकी केयर में अगर आप ऊपर से चालू करें हायरार्की फॉर्म में, तो स्टार्टिंग फ्रॉम अ, जैसे क्रिटिकल केयर फिजिशियन मैं हूँ वहाँ पे, तो मैं हो गया। फिर मेरे बाद में डॉक्टर्स की एक टीम आती है, जिसमें हमारे पास में एक 10 बेड के आईसीयू के लिए आप मान के चलो 5 से 6 डॉक्टर्स की टीम रहती है, वो आर पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स, एमडी डॉक्टर्स, जो कि राउंड द क्लॉक पेशेंट को सर्विस देते हैं। साथ में हमारे पास में कुछ जूनियर रेसिडेंट्स रहते हैं, वो आर यूजुअली एमबीबीएस, है ना, और वो लोग देखते हैं। फिर एक नर्सिंग इंचार्ज रहता है, हु इज़ अ क्वालिफाइड नर्स विद एटलीस्ट 5 to 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जिसको हम नर्सिंग हेड बनाते हैं उस आईसीयू का। फिर नर्सिंग स्टाफ के नीचे शिफ्ट इंचार्जेस रहते हैं, हु आर अगेन क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड, जो कि एक एक शिफ्ट में आते हैं। फिर नर्सिंग स्टाफ की टीम रहती है पर शिफ्ट, 5 से 6 हमारे पास नर्सिंग स्टाफ रहते हैं। टोटल 3 शिफ्ट रहती हैं, तो अराउंड 25 to 28 नर्सिंग स्टाफ रहते हैं। फिर जीडीएज, हाउस कीपिंग्स रहते हैं, जो कि पेशेंट का सफाई करना, आईसीयू की सफाई करना, पेशेंट का मोशन वगैरह साफ़ करना, ये सब काम। तो फ्रॉम मी टिल दिस हाउस कीपिंग एंड एवरीथिंग, इस तरीके से एक टीम रहती है। प्लस फिर अदर हॉस्पिटल का मैनेजमेंट वगैरह जो भी इन्वॉल्व रहता है छोटी छोटी चीज़ों में। तो आईसीयू इज़ अ टीम एफर्ट, और इस टीम के अंदर
सबका अपना अपना रोल है, और मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि नर्सिंग स्टाफ इज़ द बैकबोन ऑफ एनी हॉस्पिटल और एनी आईसीयू, क्योंकि जो पेशेंट के सबसे नज़दीक रहता है और पेशेंट के जो सबसे साथ जिसका ज़्यादा इंटरेक्शन रहता है वो होता है नर्सिंग स्टाफ, जो ड्यूटी पे उसको देख रहा होता है, और उसके ही एफर्ट पे और उसी के सारी इंटेलिजेंस, स्किल, उसका एक्सपीरियंस वो बहुत मैटर करता है। इसीलिए हम लोग, मेरे आईसीयू में मैं यूजुअली एक स्किल्ड, क्वालिफाइड और पेशेंट फ्रेंडली नर्सिंग स्टाफ के लिए हम ज़्यादा प्रेफरेंस रखते हैं। तो नर्सिंग स्टाफ इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाकी ये पूरी टीम रहती है हमारी। अब जैसे वहाँ पे आप पेशेंट को ठीक करते हो, उनकी मेंटल हेल्थ ठीक करते हो आप, तो उनकी ठीक करते करते डॉक्टर की मेंटल हेल्थ का कौन ख्याल रखता है? एक्चुअली बात तो सही है आपकी। आईसीयू में हम लोग हर दूसरे तीसरे दिन कोई डेथ हो रही है, कई बार आपको बैड न्यूज़ ब्रेक करनी है, पेशेंट सिक है, कोई आदमी अंदर लेटा है बेचारा 30 साल का है, न्यूली मैरिड है, छोटे बच्चे हैं, उनको बताना है कि ये नहीं बच सकते। इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं। तो अपनी मेंटल हेल्थ मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इनिशियली इन द इनिशियल पार्ट ऑफ माय करियर तो मैं भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता था। मुझे ऐसा लगता था कि दुनिया में सिर्फ नेगेटिविटी है या सब सब लोग मर ही रहे हैं। लेकिन फिर आई फाउंड, मुझे कुछ ऐसे सीनियर्स मिले जिन्होंने समझाया कि नहीं अंकित, ऐसा नहीं होता है। ये वो लोग हैं जो सिर्फ, जैसे मान के चलो कि इस शहर में जो सबसे सिक लोग हैं वो तुम्हारे पास है, लेकिन बाहर 99% ऑफ दुनिया खुश घूम रही है, अच्छी घूम रही है। इसलिए पॉजिटिव माइंडसेट रखो आप, और ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। इसीलिए थोड़ा बहुत हम लोग स्पोर्ट्स है अपने लिए, मेडिटेशंस है, योगा है, ये सब थोड़ा थोड़ा हॉस्पिटल में भी एक्टिविटी कराते रहते हैं, और खुद पर्सनली भी अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा स्पिरिचुअलिटी, ये सब मेडिटेशन, ये सब चीज़ें ऐड ऑन करते हैं टू मेंटेन आवर ओन मेंटल हेल्थ। क्योंकि इतनी डेथ देखना क्लोजली इज़ डेफिनेटली डिफ़िकल्ट, और कुछ भी कर लो उस समय पे तो तकलीफ़ होती है अंदर से। चाहे रिलेटिव को हमें एक कोल्ड फेस से समझाना पड़ता है, लेकिन वो समझाने के बाद में भी अंदर से तकलीफ़, अंदर से दुख तो होता ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इट इज़ वेरी पेनफुल टू सी पीपल क्राइंग इन फ्रंट ऑफ यू, और आपके कहने के बाद में ये सब चालू होता है कार्यक्रम, आपने बताया कि ये सिक है, नहीं बचेगा। तो ये मुश्किल तो है, लेकिन यही सब एडिशनल जो चीज़ें हैं हेल्प करती हैं हमें। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी और एआई इतनी बढ़ चुकी है कि जैसे कोई रिपोर्ट आई इन्वेस्टिगेशन से, उन्होंने गूगल किया, चैट जीपीटी किया और उसके रिपोर्ट्स निकाल ली, सेल्फ डायग्नोस कर लिया। ये कितना हार्मफुल है लोगों के लिए? ये अभी पिछले आई थिंक मेरे हिसाब से 1 साल हो गया, मुझे साल भर के ऊपर हो गया है। मैं आजकल देख रहा हूँ लोग क्या करते हैं कि अपने पेशेंट का डायग्नोसिस जो भी वो समझते हैं, हम लोग समरीज देते हैं, उससे डायग्नोसिस लिखेंगे, थोड़ा ट्रीटमेंट लिखेंगे, और कुछ एक समरी बना के लाते हैं मेरे पास में वो, और फिर दे क्वेश्चन मी ऑन बेसिस ऑफ दैट समरी। पर वो बहुत डेंजरस हो गया है। क्या होता है, एक वो कहावत है, हाफ नॉलेज इज़ डेंजरस, है ना, अधूरा ज्ञान बहुत हानिकारक होता है। क्या होता है कि पेशेंट्स के जो रिलेटिव रहते हैं, पेशेंट की अगर आपको, हो सकता है वो एआई भी सही रिजल्ट बताए, लेकिन आपको पूरा डेटा इनपुट करना पड़ेगा। मैंने आज तक पर्सनली कभी ज़्यादा ट्राई किया नहीं, हम तो जो हमने सीखा है किताबों से वही आज तक यूज़ कर रहे हैं। बट हाँ, अगर उस एआई जनरेटेड जो भी सॉफ्टवेयर रहता है उनके अंदर आप पूरी डिटेल डालोगे पेशेंट की, सारे इन्वेस्टिगेशन, सारे वाइटल्स, तो हो सकता है वो एक कुछ हेल्पफुल रिप्लाई दे। बट अभी जो रिलेटिव्स जो ये लाते हैं, ये सब सिर्फ हमारे जैसे कहते हैं ना, समय बर्बाद होता है इससे। हमें आज तक पॉजिटिव इनपुट्स कभी नहीं मिले, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आई एम ओपन टू इट, आई एम हैप्पी अगर मुझे कुछ ऐसा कोई बताता है कि ट्रीटमेंट में हेल्प मिले। बट यूजुअली वो जो रिलेटिव सारी जो ये पेपर वर्क करके लाते हैं और जो एआई रिलेटेड चीज़ें लाते हैं, ये एक बहुत ही एब्सर्ड से और अजीब से रिप्लाई देती है। मे बी बिकॉज दे आर नॉट पुटिंग इन द राइट डिटेल्स ऑफ द पेशेंट, जो उनको पता भी नहीं होती। और कुछ भी करो, पेशेंट को जो क्लिनिकल जो देखते हैं हम, क्लिनिकल मतलब जो उसके सांस लेने की गति, अब पेशेंट की सांस कैसे ले रहा है, कितनी गहरी ले रहा है, ये कहीं लिखा नहीं जा सकता, या इसको कोई इनपुट नहीं कर सकते। पेशेंट की हृदय गति 1 मिनट में बढ़ जाती है, 3 मिनट में कम हो जाती है, अब इसको आप कहीं डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते, पेपर्स पे भी नहीं लिख सकते। तो ये जो क्लिनिकल जजमेंट है, ये एआई से इसमें कितनी हेल्प मिलेगी, आई एम नॉट श्योर। ऑल्दो अभी रिसेंटली आई हर्ड कुछ टाइम पहले कि कोई चाइना में एजेंट हॉस्पिटल करके कोई खुला है, विच इज़ फुली एआई पावर्ड। वहाँ पे एलएलएम टेक्निक से, आई रेड एन आर्टिकल अबाउट इट, तो एलएलएम टेक्निक से वो लोग पूरा पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बट आई डोंट नो हाउ इट इज़ वर्किंग, कुछ तो अच्छा ही किया होगा। पर अभी पर्सनली मेरे ट्रीटमेंट में या मेरे उसमें मुझे एआई का रोल दिखा नहीं। हो सकता है मैं शायद लैकडाउन कर रहा हूँ पीछे, अभी मुझे नहीं पता वो चीज़ें। बट हाँ, रिलेटिव से जो आते हैं इनपुट, दे आर डेफिनेटली कन्फ्यूजिंग एंड टेकिंग मी ऑफ द ट्रैक। मतलब इसका फ़ायदा कुछ नहीं, नुकसान नुकसान है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। फ़ायदा लेना नहीं आया अभी, मैं ये कहूँगा कि मुझे एज अ डॉक्टर अभी
वो टेक्नोलॉजी नहीं पता, जब चाइना ने हॉस्पिटल ही खोल दिया एआई पे, तो डेफिनेटली वो कुछ सही कर रहे होंगे, गलत तो क्यों करेंगे। तो पर्सनली मुझे अभी वो चीज़ सीखनी पड़ेगी कि मैं कैसे एआई को मेरे पेशेंट ट्रीटमेंट में हेल्प कर सकता हूँ। तो मे बी विद टाइम दैट इज़ द फ्यूचर ऑफ आईसीयू की, हाउ वी कैन यूज़ एआई इन आवर डेली रूटीन्स। कोविड का टाइम था, उस टाइम पे बेड के लिए इतनी लड़ाई चल रही थी, लेकिन किसी को बेड नहीं मिल रहा था। उस टाइम पे मेंटल हेल्थ आपकी और पेशेंट को आप कैसे मेंटेन करते थे? कोविड तो एक हमारे लिए बहुत बड़ा टीचिंग एक्सपीरियंस रहा। वो जो 2-2.5 साल निकले, उसके अंदर आई वॉज इनिशियली इन जयपुर, फिर मैं रायपुर में रहा कुछ टाइम। तो कोविड के अंदर तो इट वाज अ रेवोल्यूशन, मतलब क्योंकि उस समय पे लोगों को पता लगा कि आईसीयू क्या होता है, इंटेंसिविस्ट क्या होता है। वो ऐसा समय था जब जो जो फिजिशियंस या जो वो हैं, उनकी जगह इंटेंसिविस्ट, जिसे हम बोलते हैं, इंटेंसिविस्ट इज़ अ पर्सन जो आईसीयू देखता है बेसिकली। तो इंटेंसिविस्ट आईसीयू में जाते थे। वो बीमारी जिससे कि सब लोग डर के भाग रहे हैं, वहाँ पे हम पेशेंट को खड़े होकर वेंटिलेटर पर ले रहे हैं, उसके साथ इलाज कर रहे हैं। तो डेफिनेटली बहुत मुश्किल समय था और बहुत सीखने वाला समय भी था हमारे लिए। कैसे एक एपिडेमिक बिहेव करता है, ये हमें तब पता लगा। किताबों में पढ़ा था हमने पीएसएम में कभी कि एक एपिडेमिक होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, लेकिन असली में जीवन में उसको देखा। तो भगवान की दया थी कि निकल गए उससे हम, लेकिन वो बहुत एक टीचिंग एक्सपीरियंस था। और डेफिनेटली उस समय तो अपनी मेंटल हेल्थ मेंटेन करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि शुरुआत के फर्स्ट वेव में मैं कहूँगा कि डरते थे, पर सेकंड वेव तक आते आते ये था कि अब जो करना है वो तो करना ही है, जो होगा भगवान देखा जाएगा। लेकिन हाँ, डर धीरे धीरे ख़त्म हो गया। बट फर्स्ट वेव में तो हमें भी बहुत डर लगता था, क्योंकि एक तरफ लोग हैं जो अपने रिलेटिव जिसका मर रहा है उससे मिल नहीं पा रहे या मिलने नहीं आ पा रहे, और वहीं हम उसके पास में बैठ के उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। और क्या है, डॉक्टरी तो दूर से हो नहीं सकती, आपको पेशेंट साइड रह के करना पड़ता था। तो 6 घंटे उस पीपीई में निकालना, उस बड़े से मास्क को पहनना, वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस, बट स्टिल वी डिड इट। एज ए आईसीयू एचओडी, आप फ्यूचर में क्या देखते हो कि कितना बड़ा इनोवेशन होगा इसके अंदर, और अभी क्या कमियां दिखती है आपको जो फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगी? अभी सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगती है कि ऑल्दो कोविड ने, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, कोविड ने लोगों में अवेयरनेस लाई है, पर अभी भी लोगों को आईसीयू के बारे में पता होना कि आईसीयू क्या होता है, आईसीयू में कैसे ट्रीटमेंट होता है, आईसीयू में कब एडमिट करते हैं। क्या है, लोग आईसीयू से डरते हैं। आईसीयू से डरना वैसा हो गया जैसे पुलिस से डरते हैं। आप अगर देखें, पुलिस से भी ज़्यादा डरते हैं आईसीयू से तो। पुलिस से लोग डरते हैं। पुलिस इज़ फॉर हेल्पिंग। आप गलत काम करोगे तो पुलिस से डरना अलग बात है, बट लोग नॉर्मली भी डरते हैं कि पुलिस से दूर रहो। तो ये जो एक मन में जो आईसीयू से डर है ना, ये हटना ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में हमें धीरे धीरे, किसी ना, जैसे ये पॉडकास्ट है आपका, वैसे ही लोगों में अवेयरनेस बढ़नी चाहिए कि आईसीयू क्या है, आईसीयू में क्यों रखा जाता है। आईसीयू में पेशेंट सिर्फ वही नहीं रखे जाते जो मरने वाले होते हैं, आईसीयू में ठीक होने के लिए रखे जाते हैं। अब वो अलग बात है कि अगर हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट है जो सिक हो रहा है, तो वो आईसीयू में शिफ्ट किया जाएगा। या कोई भी पेशेंट अगर आईसीयू, किसी की मृत्यु होती है अस्पताल में, तो वो आईसीयू में ही होती है, क्योंकि वो सिक हो चुका होता है। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि सब आईसीयू में मरते ही हैं। तो हमें ये चीज़ लोगों को समझानी पड़ेगी। तो अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे एक्मो है, ऑर्गन डोनेशन है, हार्ट ट्रांसप्लांट वगैरह है। ये सब चीज़ें अभी भी मैं कहूँगा कि टियर 1 सिटीज़ में ही हो रही हैं। अब जयपुर में अभी भी इतना वो चीज़ आगे नहीं आई है। तो ऑर्गन डोनेशन, ग्रीन कॉरिडोर बना के हार्ट ट्रांसप्लांट, जैसे बेंगलोर में मैं कुछ समय रहा तो वहाँ पे करते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट वगैरह होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। एक्मो है, एक्मो अब जयपुर में अच्छा चालू हो गया। तो एक्मो इज़ अ गुड थिंग, होनी चाहिए। मतलब इट इज़ अ वेरी लाइफ सेविंग थिंग अगर राइट टाइम पे। अभी तो इवन डॉक्टर्स में भी एक्मो के लिए इतनी अवेयरनेस नहीं है कि कब एक्मो लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए। फ्यूचर तो यही है। बाकी तो धीरे धीरे अब इंटेंसिव केयर, क्रिटिकल केयर इज़ अ सेपरेट ब्रांच। 2019 से इसके अंदर एक सेपरेट कोर्स चालू हो गया है। तो इट इज़ अ 3 ईयर डिग्री विच इज़ बिंग गिवन। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट, जैसे पहले फिजिशियन होते थे, बाद में कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, यानी कि पहले एक डॉक्टर सिर्फ फिजिशियन होता था जो सब देखता था। बाद में उससे अलग होकर एक ब्रेन का अलग बन गया, हार्ट का अलग बन गया, किडनी का अलग बन गया। उसी प्रकार से अब इंटेंसिव केयर या क्रिटिकल केयर को भी एक ब्रांच बना दिया गया है, और ये एक सेपरेट ब्रांच हो गई है। एंड वी ऑल आर स्पेशलिस्ट इन दैट ब्रांच। तो ये अच्छी चीज़ चालू हुई है, जिससे कि उस तरीके के जो क्रिटिकल पेशेंट होते हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो ये सब चीज़ें फ्यूचर में हेल्प करेंगी। अभी नहीं, बट मे बी 5 to 10 ईयर्स लेटर एक क्रिटिकल केयर जब सेपरेट होता जाएगा धीरे धीरे, तो जैसे आज की तारीख में हार्ट के लिए लोग कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, उनको पता होगा कि कब क्रिटिकल केयर फिजिशियन के पास जाना है और उससे इलाज लेना है आगे। पॉडकास्ट के एंड की तरफ चलते हैं। दर्शकों को आपकी तरफ से मैसेज देना चाहो हेल्थ के लिए, तो आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? जो हॉस्पिटल में जब आप जाते हो एज अ पेशेंट, एज अ रिलेटिव, तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो होती है ट्रस्ट।
आपको कोई भी प्रॉब्लम है, हार्ट की, लंग की, वॉट एवर, अगर आप हॉस्पिटल में घुसे हो तो यू शुड ट्रस्ट द सिस्टम। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, यानी कि आप उस प्रकार के आदमी है जो हर चीज़ में शक करता है और हर चीज़ में गलती निकालता है, तो आप ऐसे सेटअप में जाओ, ऐसे हॉस्पिटल में जाओ जहाँ पे कि आपको ट्रस्ट हो। अगर आपको लगता है कि देयर इज़ सम एक्स हॉस्पिटल जो अच्छा नहीं है, तो उसमें मत जाओ। आप दिल्ली में जाओ, आप मेदांता में जाओ, आप एम्स में इलाज कराओ, पर वहाँ जाओ जहाँ पे ट्रस्ट हो, क्योंकि एक बार जब पेशेंट आईसीयू में चला जाता है, उसके बाद में आपके हाथ में कुछ नहीं रहता है, आप सिर्फ सुनते हो डॉक्टर जो आपको समझाता है। तो ऑलवेज ट्रस्ट द डॉक्टर, ऑलवेज ट्रस्ट द सिस्टम, ऑलवेज ट्रस्ट द ट्रीटिंग टीम आपके भले के लिए काम करती है। सबसे ज़्यादा जो आज की तारीख में दिक्कत आ रही है वो ये आ रही है कि मैं देखता हूँ कि रिलेटिव्स आ तो जाते हैं, पर वो काउंसलिंग से बाहर निकलते या वो कहते हैं कि यार ये तो डॉक्टर लूट रहे हैं, डॉक्टर वो कर रहे हैं। तो जहाँ ट्रस्ट नहीं है वहाँ पे ट्रीटमेंट मत कराओ। अगर आपको लगता है कि आप कोई अच्छा अस्पताल जानते हो तो वहाँ चले जाओ, दूसरे शहर में चले जाओ। पर अगर आप किसी भी वजह से कहीं घुसते हो तो उस एक बार अंदर आ गए, फिर उसके बाद में उसको ट्रस्ट करके आगे चलो। थैंक यू सर, आप पॉडकास्ट में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर